नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक प्रक्रमों यानी फिजिकल प्रोसेस में साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे और भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जब किसी बंद पात्र में एक द्रव वाष्पित होता है यानी इवेपोरेट होता है, तो उच्च काइनेटिक एनर्जी वाले यानी उच्च गतीय ऊर्जा वाले अणु द्रव की सतह से वाष्प प्रवस्था में चले जाते हैं तथा अनेक जल के अणु द्रव की सतह से टकराकर वाष्प प्रवस्था से द्रव प्रवस्था में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार द्रव एवं वाष्प के मध्य एक गतीय साम्य स्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव की सतह पर एक निश्चित वाष्प दाब उत्पन्न हो जाता है। जब जल का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है, तब जल का वाष्प दाब बढ़ने लगता है और अंत में स्थिर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है यानी साम्यावस्था में है, और यह साम्य स्थैतिक नहीं है यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है तथा द्रव की सतह पर द्रव एवं वाष्प के बीच अनेक क्रियाकलाप होते रहते हैं। इसी प्रकार साम्यावस्था पर वाष्पन की दर संघनन दर के बराबर हो जाती है, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। इसको हम रिएक्शन में इस तरह दिखाते हैं। H2O द्रव जो है वो H2O वाष्प में बदल रहा है और H2O वाष्प जो है वो H2O द्रव में बदल रहा है। ये जो आप बीच में दो अर्धतीर देख रहे हैं, यह दर्शाता है कि दोनों दिशाओं में प्रक्रिया साथ साथ होती है। अभिक्रियकों एवं उत्पादों के साम्यावस्था पर मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। भौतिक प्रक्रमों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं दोनों में साम्यावस्था स्थापित हो सकती है। अभिक्रिया का तेज होना या धीरे होना उसकी प्रकृति एवं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यानी प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में अभिक्रियक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो उनकी सांद्रता धीरे धीरे कम होने लगती है तथा उत्पादों की यानी प्रोडक्ट की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ समय बाद ना तो अभिक्रियकों की और ना ही उत्पाद की यानी ना ही रिएक्टेंट की और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई बदलाव आता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यानी उसने गतीय साम्य स्थापित कर लिया है तथा अग्र एवं पश्चिमी अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। इसी कारण इस अवस्था में अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों के संद्रण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी आधार पर साम्यावस्था पहुंचने तक कितनी अभिक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शन को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला, प्रथम समूह में वह अभिक्रियाएं आती हैं जो लगभग पूरी हो जाती हैं तथा अभिक्रियकों की सांद्रता नगण्य रह जाती है यानी बहुत कम रह जाती है। कुछ अभिक्रियाओं में तो अभिक्रियकों की सांद्रता इतनी कम होती है कि उनको परीक्षण प्रयोग द्वारा भी नहीं खोजा जा सकता। दूसरे समूह में वह अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में उत्पाद बनता है यानी प्रोडक्ट बनता है तथा साम्यावस्था पर अभिक्रियकों की अधिकतर भाग अपरिवर्तित रह जाता है। तीसरे समूह में वह अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें अभिक्रियकों एवं उत्पादों की सांद्रता साम्यावस्था में तुलना योग्य हो यानी कंपैरेबल हो। साम्यावस्था पर अभिक्रिया किस सीमा तक पूरी होती है, यह उसकी प्रायोगिक परिस्थितियों जैसे अभिक्रियकों की सांद्रता तथा ताप यानी टेम्परेचर आदि पर निर्भर करता है। इसमें भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में साम्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ साथ जलीय विलयन में आयनों के साम्य, जिसे हम आयनिक साम्य कहते हैं यानी आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे यानी इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस।
भौतिक प्रक्रमों के अध्ययन द्वारा साम्यावस्था में किसी निकाय के अभिलक्षणों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। प्रवस्था रूपांतरण प्रक्रम फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इसकी सुविदित उदाहरण है, यानी सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि ठोस द्रव में, द्रव ठोस में, द्रव गैस में, गैस द्रव में, ठोस गैस में, गैस ठोस में बदलता है। इस स्लाइड में हम ठोस द्रव्य साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी पूर्ण रूपेण रोधी थर्मस फ्लास्क यानी फुली इंसुलेटेड फ्लास्क में बर्फ एवं जल है, यह मानते हुए कि कोई ऊष्मा विनिमय नहीं हो रहा है, यानी कोई हीट ट्रांसफर ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर हो रहा है। यह निकाय 273 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर साम्यावस्था में होता है। इस सिस्टम में हम ये देखते हैं कि बर्फ एवं जल के द्रव्यमानों में कोई फर्क नहीं आता। दूसरा, ताप नहीं बदलता यानी टेम्परेचर नहीं बदलता, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता। लेकिन इसमें साम्यावस्था स्थैतिक है। इसमें हम ये देखते हैं कि पहला, बर्फ एवं जल के द्रव्यमानों में कोई फर्क नहीं आता। दूसरा, ताप नहीं बदलता यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसमें साम्यावस्था स्थैतिक नहीं है। यह दोनों में प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, यानी जल के अणु बर्फ से टकराकर उसमें समाहित हो जाते हैं तथा बर्फ के कुछ अणु द्रव प्रवस्थाओं में चले जाते हैं। बर्फ एवं जल के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बर्फ से जल में स्थानांतरण की दर तथा जल से बर्फ की स्थानांतरण की दर 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पर बराबर होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह साफ है कि बर्फ एवं जल केवल किसी एक विशेष ताप एवं दाब पर ही साम्यावस्था में होते हैं। वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव प्रवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, पदार्थ का मानक गलांक या मानक हिमांक कहलाता है, यानी वह उसका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। यह सिस्टम दाब के साथ केवल थोड़ा सा ही परिवर्तित होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकलता है, पहला, कि दोनों विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। दूसरा, दोनों समान दर से होती हैं। इस स्लाइड में हम द्रव वाष्प साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक मैनोमीटर लेते हैं और एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स यानी पारदर्शी बॉक्स लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद क्या करते हैं कि हम उस बॉक्स में निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं और थोड़ी देर बाद इसको निकाल देते हैं और एक और फ्लास्क में जल रख देते हैं। जो ये कैल्शियम क्लोराइड होता है बॉक्स के अंदर, यह बॉक्स के अंदर की वायु को सुखा देता है। तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि मैनोमीटर की दाईं भुजा में पारा बढ़ रहा है और थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाता है और पानी का आयतन भी कम हो जाता है। तो शुरुआत में बॉक्स में जल वाष्पन नहीं होता है या बहुत कम होता है, किंतु जब जल का वाष्पन होने से गैसीय प्रवस्था में जल अणुओं के बदलने के कारण वाष्प दाब बढ़ जाता है, तब वाष्पन होने की दर स्थिर हो जाती है, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन कांस्टेंट हो जाता है। समय के साथ साथ प्रेशर की वृद्धि दर में कमी होने लगती है। जब साम्य स्थापित हो जाता है तो प्रभावी वाष्पन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे जल के अणुओं की संख्या गैसीय अवस्था में बढ़ने लगती है, वैसे वैसे गैसीय अवस्था से जल के अणुओं की द्रव अवस्था में संघनन की दर साम्यावस्था स्थापित होने तक बढ़ती रहती है, यानी वाष्पन की दर संघनन दर के बराबर हो जाती है, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। इसको रिएक्शन में इस तरह देख सकते हैं, H2O जल H2O वाष्प में और H2O वाष्प H2O जल में बदल रहा है। बंद पात्र में जल एवं जल वाष्प एक वायुमंडलीय दाब यानी 1.013 बार तथा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साम्य स्थिति में होता है। किसी शुद्ध द्रव के लिए एक वायुमंडलीय दाब यानी 1.013 बार प्रेशर वह ताप जिस पर द्रव एवं वाष्प साम्यावस्था में हो, द्रव का सामान्य क्वथनांक कहलाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है,
यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करता है। यह ऊंचाई के साथ कम होता रहता है। इस स्लाइड में हम ठोस वाष्प साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी एक एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। अगर हम आयोडीन को एक बंद बॉक्स या कोई भी पात्र यानी कंटेनर में रखें तो थोड़ी देर बाद बॉक्स बैंगनी होने लगता है और इसकी गति समय के साथ साथ तेज होने लगती है, यानी वो बैंगनीपन उस बॉक्स के अंदर तेजी से फैलने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद रंग की गति स्थिर हो जाती है, यानी कांस्टेंट हो जाती है, यानी वो और बैंगनी नहीं हो पाता। इसका मतलब इस आयोडीन और बॉक्स के सिस्टम में साम्यावस्था स्थापित हो गई है। इसको हम रिएक्शन में इस तरह दर्शाते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण कपूर होता है। जो कपूर ठोस होता है वो कपूर वाष्प में बदल जाता है। इस स्लाइड में हम भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला, निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में यानी क्लोज सिस्टम में ही साम्यावस्था पॉसिबल है। दूसरा, दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हों। तीसरा, मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होना चाहिए, यानी उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर सब कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने साम्यावस्था के बारे में सीखा, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के बारे में सीखा और उसके अभिलक्षण सीखे। अगली वीडियो में हम रासायनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे।